हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, मार्केट लगातार गिरावट दिखा रही है। 24 फरवरी को जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से सेंसेक्स 3000 पॉइंट और निफ्टी 818 पॉइंट्स का डिप दिखा चुका है। मार्केट ने 52 वीक हाई जो है वो 4 महीने पहले लगाया था और तब से मार्केट में आपको एक डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। मार्केट ने कुछ टाइम रिकवरी लेने की कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली मार्केट जो है वो 18,604 के लेवल को अभी पार करता हुआ या उसके पास जाता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस गिरावट के दौर में अब हम लोग बात कर रहे हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जो कि सुपर कंट्रोवर्शियल केसेस में कहे जा सकते हैं। कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर डे बाय डे इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का माइंडसेट चेंज होता रहता है। कभी वो इसको मल्टी बैगर की कैटेगरी में रख देते हैं और कभी वो इसको सुपर फ्लॉप शेयर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अभी इन दोनों शेयर्स से जुड़ी दो बड़ी खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, तो उन खबरों को जान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चांसेस है कि ये शेयर रिकवर कर जाए, या फिर ये सिर्फ आपको और हमें फंसाने के लिए एक नया ट्रैप हो सकता है। यहाँ पर ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का जो पूरा भरोसा लेके बैठे हैं वो है यस बैंक का शेयर। यस बैंक के शेयर को राणा कपूर के टाइम से लोगों के दिल में ये शेयर इतनी जगह बना के रखा हुआ है कि ये शेयर अब 12-13 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तब भी लोगों को इससे उम्मीद है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और बीच बीच में जिस तरह के उछाल दिखाता है, लोगों को लगता है, कभी खबर आती है कि ये निफ्टी 50 में एंट्री करने वाला है और कभी कुछ और खबर आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। Carlyle plans to acquire 10% in Yes Bank for 500-600 million dollars, राइट। तो ये बड़ी खबर है। एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है कैरलिल, और उन्होंने 500-600 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 3750-450 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। Along with a peer Advent International, according to the people in know, the lender is in talks with private equity player to raise 7,500 करोड़ से लेकर 11,500 करोड़ तक, यानी 1 to 1.5 बिलियन तक of growth capital to further bolster its balance sheet 2 years after regulator put it under stewardship of the State Bank of India to stave off a possible run on its डिपॉजिट्स। तो खबर अच्छी लग रही है, यहाँ पर कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है कि 10% अगर इक्विटी प्लेयर इसके अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार है। बट इस शेयर को इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी जो बुक्स है उसके अंदर जो एनपीएस हैं और जो पोजीशन है, जो डेंट येस बैंक पे पड़ा है, वो कई लाख करोड़ का कर्जा है। और बुक्स जो है वो ग्रेजुअली आप कह सकते हैं कि अभी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो लॉसेस नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, बट स्टिल बुक्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। और अगर हम कहें कुछ समझने की कोशिश करें तो ये शेयर अब हाथी बन चुका है। इतने सारे शेयर्स इसके मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं कि इसका अगर 1 रुपया भी बढ़ना हुआ तो वो 1 रुपये भी बहुत बड़ी बात होगी। लोगों को ये समझना चाहिए दोस्तों, आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये समझिए कि अगर ये 12 रुपये के ऊपर आ चुका है, 10-12 रुपये के ऊपर, और कितने लंबे टाइम से ये 10-12 रुपये 15 रुपये के रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर यहाँ से ये शेयर आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये 24 रुपये भी चला जाए, 25 रुपये भी चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इसको यहाँ से 25 रुपये जाने के लिए डबल का रिटर्न देना पड़ेगा। और कोई शेयर अगर अपना डबल का रिटर्न देता है तो उसके अंदर या तो ऑपरेटर ड्रिवन गेम होते हैं या उसके फंडामेंटल्स और उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर फंडामेंटल प्रॉफिट्स को आप लेकर श्योर हैं तो इसको लेकर आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी यस बैंक को लेकर बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि 2 से 3 साल तक आप इसको टाइम दे सकते हैं। अगर पेशेंस के साथ, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पैसा जो है ये उसके बाद कुछ अप्रिशिएट कर दे। लेकिन अगर आप ऑपरेटर ड्रिवन गेम के भरोसे बैठे हैं तो दोस्तों मैं फिर यही कहूँगा कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर ऑपरेटर ड्रिवन गेम
रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनके पास छोटा पैसा है, वो सिर्फ उनको फंसाने के लिए खेले जाते हैं, और लास्टली हम अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो इसके अंदर लॉस कर बैठते हैं। तो ऐसे किसी भी ट्रैप से बच कर रहिएगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यस बैंक के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि बैंकिंग का लाइसेंस है, लंबे समय में अल्टीमेटली ये आपको रिटर्न देकर जाएगा, तो एक पॉइंट हो सकता है, बट उसमें भी आपको कोई बल्क बाइंग या किसी तरह का कोई बल्क इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करने की सलाह नहीं दे सकता। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। ये स्टॉक्स भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको लेकर बार बार ऐसी बातें की जाती है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा, कि अल्टीमेटली जियो और एयरटेल के बाद यही इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, और अल्टीमेटली मार्केट में 5G लॉन्च होने जा रहा है। 4G को लेकर बहुत सारी एरियाज़ में अभी तो 4G पूरी तरह से रीच नहीं हुआ है। 2G 3G के लेवल पर भी अभी तक नेटवर्क्स जो है वो चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो बहुत सारा काम है जो 4G के अंदर भी अभी होना बाकी है, और अब तो 5G आने वाला है। तो ऐसे में इनको फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। येस बैंक को भी फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो येस बैंक को एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर दे रहा है, और वहीं इनकी फंड रेजिंग का प्लान जो वोडाफोन का चल रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि 14,500 करोड़ रेज करने जा रही है वोडाफोन आइडिया बिफोर 5G सेल। तो 5G सेल से पहले ही इनका प्लान है कि ये इसको रेज करे फंड्स को, और इसके बाद इसको यूटिलाइज करे। बट ये भी कहीं ना कहीं वोडाफोन के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वोडाफोन के साथ भी वही इशू है कि वोडाफोन के ऊपर कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कुछ हजार करोड़ से उसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर इस पैसे का इस्तेमाल ये 4G को जो टावर है, या जो 4G एरिया में जहाँ पर वोडाफोन की सप्लाई हो रही है, वहाँ पर अगर उसको इम्प्रूव करने के लिए इफ़ेक्टिवली लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस पैसे से आप समझ सकते हो कि आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। यहाँ बात यह है कि वोडाफोन अगर अपने टैरिफ्स को बढ़ाता है तो कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि वैसे ही वोडाफोन से जो इसके यूज़र्स हैं वो स्विच कर जाएंगे। अगर ये टैरिफ नहीं बढ़ाता है तो डे बाय डे इनके जो लॉसेस हैं और इनका जो कर्जा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बर्डन इतना हैवी होता जा रहा है कि इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है। 5G की बिड तो एक सेपरेट चीज़ है, अभी तो 4G जिस एरिया में है वहाँ पर ही बहुत कुछ ऐसा है जो वोडाफोन के पार्ट पर बाकी है, जिसको वोडाफोन को डेवलप करना बाकी है, जिसकी वजह से ये ईगरली फंड्स के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मंथ्स आफ्टर हैंडिंग आउट ऑफ मेजोरिटी ओनरशिप टू द गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट, जो आपको AGR ड्यूज की सारी कहानी पता है, बहुत डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरह से वोडाफोन जो है वो इंटरेस्ट के लिए मेजॉरिटी स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास अभी देने की बातें हुई हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से जो AGR ड्यूज इनके बाकी हैं। Vodafone Idea announced a fund raised running to 14,500 crores possibly to finance network and business expansion। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अगर ये करते हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फंड रेजिंग करना हमेशा गलत ही होता है। फंड रेजिंग करने से अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है। तो दोनों ही बातों को हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्यों फंड रेजिंग के बाद भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। रीज़न वही है कि ये शेयर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हुआ दिखता है। अब पेनी स्टॉक में के तौर पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो जिसकी वजह से प्राइस इतना नीचे है कि अभी इसको यहाँ से 10-12 रुपये जाने में भी इसको तकरीबन डबल तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। करंटली आप देख सकते हैं कि ये 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कभी ये एकदम से 6 रुपये 7 रुपये के ऊपर आ जाता है और कभी ये 15 रुपये के आसपास चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 रुपये भी जाता है तो यहाँ से आपको 50% का रिटर्न दे सकता है, और अगर आप कहें कि 15 रुपये जाएगा तो यहाँ से इसको 50%
आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये 15 रुपये तक पहुंचेगा। तो दोनों ही बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी कि वोडाफोन जो है वो अगर 14,500 करोड़ रुपए जो फंड रेज करने का प्लान कर रहा है, अगर वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाता है तो फिर आपको उम्मीद हो सकती है, तब आपको उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक बड़ा रिटर्न यहाँ से एटलीस्ट एक बड़ा मूव आपको दिखा सकता है। रिटर्न पे उसका इम्पैक्ट कितना और कब तक आ पाएगा ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। द मॉपअप अप्रूव्ड द कंपनीज बोर्ड इंक्लूड्स फंड इन्फ्यूजन बाय इट्स private promoter British telecom company Vodafone Plc and India's Aditya Birla company, who would chip in with a total of 4500 crore as they purchased 338.3 crore equity share of face value 10 each at an price of 13.30 per share। तो ये जो हैं ये बड़ी खबर दोनों निकल कर आ रही हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया शेयर क्लोज्ड on the day of on Thursday at 11.5, up nearly 6%, even though the BSE Sensex is down 366 points. The fresh promoter share will be issued to Euro Pacific Security and Prime Metal Vodafone Group entity and Oriana Investment Aditya Birla Group entity on a प्रेफरेंशियल बेसिस। तो अब ये फिर से शेयर इशू करेंगे और इसकी वजह से आपको इनके स्टॉक्स पे और ज़्यादा दबाव आता हुआ दिखेगा। बट फिर से वही वाला पॉइंट है कि अगर आपको वोडाफोन के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, अगर आपको उस लाइन के ऊपर भरोसा है कि ये जियो और एयरटेल के बाद इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है और बहुत काम बाकी है, बहुत उम्मीदें इस शेयर से लगाई जा सकती है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चल सकते हैं। बट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं। और अगर आपने कोई बल्क इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो किसी भी राइस के ऊपर आप अपने आप को हल्का कर लें, सो दैट कि आप जैसे जैसे इन फ्यूचर चीज़ें सुधरती जाए आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप वोडाफोन और यस बैंक दोनों से निकल जाइए, बट अगर आप नहीं निकलना चाहते या नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट अपनी पोजीशन जो है वो हल्की कर लीजिए। डेफिनेटली अगर आगे जाकर ये चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर से आप इसके अंदर ग्रेजुअली पैसा लगाकर पैसा बना सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।